क्या मोदी को नोबेल प्राइज मिलेगा? ये सवाल सबके मन में आता है। इस सवाल पे हम विचार करेंगे आज के विषय में। नमस्कार साथियों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका इंडिया ग्लोबल लेंस पे। तो जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे बड़े कंटेंडर माने जाते हैं नोबेल प्राइज प्राइज के। क्यों? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के दो विपरीत ध्रुव पर स्थित देशों से भी ऐसी कॉपरेशन, ऐसी मित्रता दिखाई है जो दुनिया में और कोई भी देश नहीं कर सकता। इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं चाहूंगा अगर आप नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखो, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो दुनिया भर के हर एक देश में जाके कहते हैं कि हमने ये वार रुकवा दी, ये वार रुकवा दी, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया और मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो। एक बंदा नोबेल पीस प्राइज का भूखा है, दुनिया भर में चिल्ला चिल्ला कहता है हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, हमने इजराइल हमास का युद्ध रुकवा दिया, हमने इजराइल ईरान का युद्ध रुकवा दिया। दुनिया भर में सीरिया वगैरह तो हर जगह क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। और नोबेल पीस प्राइज कोई मामूली बात थोड़ी है, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो ग्लोबली कुछ ऐसा काम करे जिससे विश्व में शांति आए। ठीक है, पीस और स्टेबिलिटी के लिए दिया जाता है। अब चूंकि बराक ओबामा जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है और वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, डेमोक्रेट्स थे। अब चूंकि रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये चाहते हैं किसी भी मामले में डोनाल्ड ट्रंप बराक ओबामा से पीछे ना रहे, तो इसलिए बार बार ये प्रयास करते हैं कि इनको भी नोबेल पीस प्राइज मिले। बहुत जगह ये कहते हैं कि हमने ट्रेड के चक्कर में या फिर टैरिफ की वजह से बहुत जगह वार रुकवा दी और हमें आप अवार्ड दे दीजिए। तो मतलब सिंपल बात है कि वो अवार्ड का बंदा भूखा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री, आप देखो वर्तमान में मोदी जी की यूक्रेन के जेलेंस्की से भी बात होती है और पुतिन से भी बात होती है, सेम नहीं बात कर रहे हैं। ईरान के जो राष्ट्रपति है उनसे बात हो रही है, इजराइल के राष्ट्रपति है उनसे भी बात हो रही है और बहुत मधुर संबंध है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे ईरान इजराइल दोनों से बहुत अच्छे संबंध है, व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो भी बहुत अच्छा है। अमेरिका से भी हमारे रिश्ते बेहतर थे अभी तक, थोड़ी बहुत अब दिक्कतें आई हैं, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे है। पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारा अभी भी अमेरिका से बेहतर है। रसिया को देखो तो हमारा ऑल वेदर ऑल टाइम एलाई रहा है। हमने जब से अपना स्वतंत्रता पाया है उसके बाद से ही रसिया ने हमें हमेशा हेल्प करी है। हमारी जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें रशियन डिफेंस आइटम बहुत ज्यादा है। तो चाहे प्रेसिडेंट पुतिन हो, चाहे प्रेसिडेंट ट्रम्प हो, सब मोदी जी को ही कॉल करते हैं किसी भी मामले को लेके। अब देखो हालिया वाकया क्या था कि जेलेंस्की ने बात करी एससीओ समिट के पहले मोदी जी से कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात प्रेसिडेंट पुतिन से रखिएगा कि हम लोग एक तरह से पीस चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं, परमानेंट सीज फायर चाहते हैं और इस मुद्दे का एक तरह से परमानेंट सोल्यूशन आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत अच्छे मित्र भी हैं और प्लस आप ही की बात वो सुनते हैं। तो आप देखिए सिंपल जेलेंस्की और पुतिन दोनों ही एडवोकेट बना रहे हैं मोदी जी। और अगर मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन गलती से भी अगर सीज फायर होता है तो मोदी जी का उसमें बहुत बड़ा रोल होगा। या तो भारत में वो अग्रीमेंट साइन होगा, क्योंकि भारत एक ऐसी जगह है जहां पे दोनों ही सिक्योर फील कर सकते हैं। बाकी वेस्टर्न यूरोप के किसी भी देश में या फिर यूरोप के किसी भी देश में प्रेसिडेंट पुतिन नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको भी अपना देखना होगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। रिसेंटली क्या हुआ कि अलास्का में एक समिट हुई प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रम्प की, जिसका कोई आउटकम निकल के नहीं आया। जो कि समिट होनी थी जो यूक्रेन रसिया के बीच में मान है उसके पीसफुल सॉल्यूशन को लेके, सीज फायर को लेके, जिसका कोई भी आउटकम नहीं निकला है। दोनों ही पार्टी बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रही हैं। इनफैक्ट रसिया ने तो अपने जो एडवांसेस हैं काफी बढ़ा दिए हैं यूक्रेन की तरफ और नए शहर कब्जे करना स्टार्ट। अब मोदी जी की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे दुनिया भर के देशों में अपने जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं पीस को लेके, खासतौर पे अफ्रीका में या जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें उनकी हेल्प करने को लेके
बहुत काम किया। जैसे कि आपने देखा कि रिसेंटली जो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसमें एक डिफॉल्ट क्राइसिस आ गया था, तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री ने एक गुडविल जेस्चर दिखाते हुए उस देश की हेल्प की, जिससे वहां पे अभी स्टेबिलिटी आई है। या नेपाल की हेल्प को लेके भारत हमेशा से आगे रहता है, तो उसमें भी काफी इनका प्रोएक्टिव रोल रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो दुनिया में इनकी छवि ऐसी है कि ये ग्लोबली बहुत पीस मेकर है, पीस फ्रेंडली है। साथ ही साथ ये दुनिया में किसी भी नेता से कभी भी बात कर सकते हैं। इनके यहाँ हमारे मतलब खासतौर पे इंडिया की भी पॉलिसी रही है। पहले जो हमारी पॉलिसी थी वो कुछ ऐसी थी कि भैया हमारे किसी भी नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी, गुड निरपेक्ष वाली पॉलिसी। लेकिन अब हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है कि भैया हम किसी के वैसे दुश्मन नहीं है, हम सबके दोस्त वाला है। मतलब पहले था कि हम किसी के ग्रुप में नहीं थे, अब हम सबके ग्रुप में हैं। हम एससीओ में भी हैं, हम ब्रिक्स में भी हैं, साथ ही साथ हम क्वाड में भी हैं। क्वाड मतलब क्या? कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए ग्रुप बनाते हैं। एससीओ में जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, एशियन कंट्रीज हैं, उनका ग्रुप है जो अपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अपने व्यूज रखते हैं। तो भारत वहां भी प्रेजेंस है। भारत वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जब भी G7 समिट होता है उसमें भी मौजूद रहता है। तो ग्लोबल प्रेजेंस है। जो हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी उसमें एक बड़ा शिफ्ट आया है। अब हमारी पॉलिसी जो है वो मल्टी अलाइनमेंट की, क्योंकि पहले क्या था, यूनिपोलर या बाइपोलर दुनिया थी। एक तरफ अमेरिका का ग्रोथ था, वेस्टर्न ब्लॉक था, दूसरी टाइप रसिया और चाइना का ग्रोथ था। लेकिन अब मल्टी अलाइनमेंट वाले एक तरह से ग्रुप्स आ गए हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है, जहां पे ब्राजील का भी अपना रोल है, भारत का भी अपना रोल है, जापान, चीन, अर्जेंटीना, इन सबका भी अपना रोल है और सबकी अपनी आवाज है। आज के टाइम पे कोई भी किसी की बात ऐसे ही नहीं सुन लेता। जैसे भारत को अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल लेना बंद कर दीजिए और भारत ने एक सुपर पावर अमेरिका को भी मना कर दिया। तो ये मल्टी अलाइनमेंट भी तो है कि भारत किसी की बात नहीं सुन रहा है, उसकी अपनी आवाज है। रसिया को कोई चीज मना किया जाता है वो अपने मन से करता है, ईरान को कोई चीज मना किया जाता है तो वो अपने मन से करता है। जबकि पहले क्या था, यूनिपोलर और बाइपोलर वर्ल्ड थे, दो ध्रुवों में दुनिया बटी हुई थी। आज के टाइम पे क्या, ड्रैगन फियर का एक ग्रुप है, बिल्कुल क्लियर कट है, जिसमें रसिया और चाइना है, जिसको काउंटर करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉक प्रयास करता है। लेकिन एससीओ जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे भी बहुत सारे मतलब देश अपना आवाज रख रहे हैं। एक ऐसा नहीं है कि मतलब वन वे चीजें चल रही है। तो उस चीज को लेके, या उसी का एक टर्म है ग्लोबल साउथ, जिसमें कहा जाता है कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है। और मोदी जी ने ये टर्म दिया है कि इंडिया कैन बी द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो इन सब कारणों के लेके जो हमारी फार ईस्ट की पॉलिसी थी, लुक ईस्ट वाली, उसको एक्ट ईस्ट में कन्वर्ट किया है। जो हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज थे उनसे संबंध बेहतर किए हैं, आसियान देशों से बिम्स्टेक वगैरह में शामिल होके। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम कंक्लूसिव भी कह सकते हैं कि मोदी जी इज द आइडियल कैंडिडेट फॉर द नोबेल पीस प्राइज। हालांकि आपको आशा सुबह बताऊं तो जो नोबेल कमेटी है उसके एक अधिकारी ने कहा भी है कि हम ट्रम्प को नहीं देने वाले हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अगर हमें किसी को देना ही हो ग्लोबल लीडर तो हो सकता है हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी देंगे। हालांकि ये एक तरह से उड़ती उड़ती ही खबर थी, अब देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। और मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी मोदी जी को। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो। और जो भी लोग अब नए आएंगे उनको चाहूंगा कि सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।